हेलो एवरीवन, देखिए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, और इन टॉपिक्स के बाद हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट द सेंटर, एट द एक्सिस एंड इक्वेटोरियल। और हम बात करने वाले हैं कि किसी भी पॉइंट पे हम निकालना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल, तो हम किस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है आज, ठीक है। तो जो भी आपके काम रह गए हैं उनको छोड़ दो अभी, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पर बैठो और कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, ठीक है। जो भी आपकी टेंशन है सबको दूर कर दो अभी के लिए, और स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि आज इंपॉर्टेंट है आपके टॉपिक्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो देखो जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। जैसे ये कहा हमने, एक माइनस क्यू है और एक ये प्लस क्यू है। इक्वल है और क्या है? अपोजिट है। इक्वल एंड अपोजिट जो चार्जेस होंगे, इनके बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। जैसे हमने कहा, ये एक डिस्टेंस इनका जो है, ये हमने मान लिया 2L। तो 2L डिस्टेंस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो, इलेक्ट्रिक का मतलब ही क्या हो रहा है? चार्ज। और डाइपोल मतलब दो पोल, जैसे कि हम मैग्नेट में करते हैं, दो पोल, एक साउथ एक नॉर्थ। तो यहां पर भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड का। तो यही लिखा हुआ है, इट इज एन अरेंजमेंट इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। तो सर्टेन डिस्टेंस वो क्या है? ये 2L वाला है, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये हमारा सेंटर है ना, ठीक है, तो यहाँ से ये वाली कितना हो जाएगा? ये L हो जाएगा, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा? L हो जाएगा। जैसे एग्जांपल से समझो, जैसे एक है आपके पास -2 माइक्रोकूलम का चार्ज, तो दूसरा होना चाहिए, वो कौन सा होना चाहिए? प्लस का 2 माइक्रोकूलम ही होना चाहिए। और इनके बीच का, जैसे हमने कहा, डिस्टेंस कुछ भी आप मान लो 4 नैनोमीटर मान लिया हमने, ठीक है। 4 नैनोमीटर तो पता है ना कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो वो क्या हम बोल सकते हैं इसको कि ये 2L के बराबर है। तो यहाँ से L कितना आएगा हमारा? 2 नैनोमीटर आएगा। ये चीज आप समझ सकते हो। तो यहाँ से अगर ये सेंटर है, सेंटर से इसकी दूरी कितनी होगी? 2 नैनोमीटर की। और इधर से ये दूरी कितनी होगी? 2 नैनोमीटर की। ऐसे आप समझ सकते हो कि L हमारा क्या होता है इसमें, ठीक है। लिखने का तरीका यही होता है 2L। कई बुक्स में आपको ये A से भी मिलेगा, 2A भी लिखा होगा, ये A दूरी, ये A दूरी। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी नोटेशन आप करना चाहो कर सकते हो। क्लियर है? इतनी बात बताओ, समझ में आई? अब यहाँ पर जैसे हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि किस तरीके के होते हैं डाइपोल। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल, इसमें होता है आपके पास HCl और NaCl, ठीक है। ऐसे भी और भी होंगे। तो HCl का क्या है? देखो, H पे पॉजिटिव होता है और Cl पे नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर प्लस का और इसका नेगेटिव का, ये क्या बन गया हमारे पास? डाइपोल बन गया। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। इस तरीके से Na और Cl पे भी नेगेटिव और Na पे पॉजिटिव, यहाँ पर भी प्लस माइनस हो रहा है, ठीक है। इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे यहाँ पर, और ये क्या बनाते हैं? डाइपोल बनाते हैं। क्लियर है इतनी बात, बताओ। अब बात करते हैं हम इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है, वो हमें कौन बताता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताता है। क्लियर है? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किया था हमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हमने उसकी वैल्यू निकाली थी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो वहां से वो क्या पता चलता है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है ना। तो यहाँ भी वही है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को याद रखना आप, P से हम डिनोट करते हैं। और इसका जो हम कहें इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो मैग्नीट्यूड होगा, वो किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ, देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मूवमेंट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। आइदर चार्ज, देखो दोनों ही सेम है, चार्ज दोनों ही क्या होंगे? सेम होंगे। आपके पास एक प्लस होगा एक माइनस होगा, लेकिन हमें क्या करना है? प्लस माइनस नहीं लिखना होता, बस चार्ज लिखना है। एक चार्ज हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डाइपोल लेंथ। और डाइपोल लेंथ कितनी है? यहाँ पर 2L है। तो ये हो गया आपके पास, बताओ, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। डाइपोल मोमेंट निकालने का ये होता है Q इंटू में 2L, ठीक है। लेकिन ये जो P होता है ना, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपको वेक्टर कैसे है? चार्ज तो स्केलर होता है, डिस्टेंस भी स्केलर है, तो ये वेक्टर कैसे हो गया? देखो यहाँ पर एक बात समझो, जैसे हमने ये कहा कि ये -Q है और एक +Q है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, वो क्या होती है? -Q से +Q की तरफ होती है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है, एक तरह से हम इसको क्या ले सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि इसी की डायरेक्शन है ये। समझ रहे हो बात को? क्योंकि चार्ज तो स्केलर है, सही बात है, लेकिन ये डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है, इसकी कोई डायरेक्शन है। और डायरेक्शन याद रखना क्या होती है? माइनस से प्लस होती है डाइपोल की डायरेक्शन। क्लियर है? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? माइनस से प्लस। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती थी, बताओ? प्लस से माइनस होती थी। अगर याद हो आपको, जब हम कहते थे +Q चार्ज है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाता था? बाहर की तरफ जाता था। तो ये क्या कहते थे हम? प्लस से बाहर जा रहा है, और -Q का क्या कहते थे? आ रहा है। तो हम क्या कहते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है?
प्लस से माइनस की तरफ है, क्योंकि अगर आपने डाइपोल की बनाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको याद होगा ऐसे बनाया था हमने, वो ये गया ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, इस तरीके से। तो मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस की तरफ होती है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन याद रखना कैसे होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। क्या इतनी बात क्लियर रहेगी? तो हम यहाँ लिख देते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, its direction is नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद रहेगा? बताओ। तो हमें पता चल गया वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये क्या है, इसकी डिस्प्लेसमेंट है, तो हम मतलब यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, वेक्टर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर देखो, इसके एसआई यूनिट क्या होंगे बताओ, एसआई यूनिट क्या होंगे, एसआई यूनिट बताओ। चार्ज के क्या होते हैं, कूलम, और ये लेंथ है यानी कि डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट हम बोल रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, मीटर होता है, तो ये मीटर आ गया। मीटर स्क्वायर मत कर देना, 2L है, 2 तो क्या है हमारा, कांस्टेंट है ना, समझ रहे हो, 2 का तो कोई यूनिट नहीं है, लेकिन L का है मीटर, कहीं यहाँ पर मीटर स्क्वायर कर दो, ठीक है। अगर L स्क्वायर होता ना तब यहाँ मीटर स्क्वायर आता है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कई बच्चों को इसमें क्या हो जाती है, कंफ्यूजन होती है, ठीक है जी। तो कूलम मीटर, अब कई बच्चों को लगता है C बड़ा क्यों लिखा जी, मीटर छोटा क्यों लिखा M। तो देखो कोई भी साइंटिस्ट के नेम पे कोई भी यूनिट बनता है तो उसका सिंबल बड़ा ही होता है, कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है। और ये है नॉर्मल हम मीटर, ठीक है, मीटर तो कोई साइंटिस्ट तो नहीं था, तो इसको हमने स्मॉल m से लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको याद हो केजी में ना, ये के छोटा होता है इस तरीके से, ठीक है, याद आया, सेकंड भी छोटा होता है, और लेंथ का मीटर भी छोटा होता है। लेकिन करंट की अगर हम बात करें तो एम्पियर लिखते थे ए से, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पे है, ये आपको पता होगा, ठीक है ना, क्लास 11 में बताते हैं ये सब बातें, नहीं पता तो अब आपको पता चली गई होगी, ठीक है। तो एसआई यूनिट हो गए इसके कूलम मीटर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? अगर यूनिट हमें पता है तो डायमेंशन भी बता सकते हैं हम इसके, बताओ क्या होंगे डायमेंशन, सिंपल है, कूलम मतलब क्या, चार्ज, चार्ज के क्या होते हैं आपको पता है, AT होते हैं, ठीक है, और मीटर है मतलब क्या, लेंथ है, तो उसके हम L लिख देंगे या नहीं, और बस यही है। तो मतलब यहां से हम देखें, मीटर मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का L आ गया, कूलम यानी कि चार्ज का AT आ गया, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं हम, M0 L1 और A1 और T1, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। बताओ आया समझ में कैसे लिखा हमने डायमेंशन? बिल्कुल सिंपल नहीं लग रही तुम्हें फिजिक्स? बताओ मुश्किल तो नहीं है? मुश्किल नहीं है कुछ भी, कहीं डेरिवेशन देख के अभी से डर जाओ ये है वो है, समझते चलो बहुत ईजी है, इससे ईजी कुछ भी नहीं है, ठीक है। और आज के जो है इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, वो जरूर करना, लेंथी तो हो जाएगी ये वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, अब हम आज करेंगे जरूर वो, ठीक। तो ये ऐसा यूनिट हो गए, और ये हमारे पास डायमेंशंस हो गई, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम इसमें, नोट क्या है मेन, कि जो टोटल चार्ज होता है डाइपोल पे वो क्या होता है, 0 होता है। कैसे? अभी आपको कहा क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, ठीक है। तो इक्वल और अपोजिट चार्ज हैं अगर, जैसे मान लो एक है Q1, ठीक है, और एक है हमारा Q2, ठीक। हमें पता है इसमें एक चार्ज माइनस का है तो एक चार्ज माइनस का, और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी अगर 4 कूलम मान लो तो ये भी क्या है, 4 कूलम है, ठीक है। तो हम नेट चार्ज जब हम निकालते हैं तो यहाँ पर देखो आप कैसे लिखोगे, Q1 प्लस में Q2। अब ये किया आपने Q1 और ये प्लस में क्या आएगा, Q2 कौन सा है, माइनस का Q2 है, तो क्या हो गया ये Q1 माइनस में Q2, और Q2 Q1 के इक्वल है, तो मैं यहाँ Q1 रखूंगा तो 0 ही नहीं आएगा। इसको वैसे एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे मान लो एक पे है 4 माइक्रो कूलम और एक पे है -4 माइक्रो कूलम, ऐसे है, तो नेट चार्ज क्या होगा इसका, 4 प्लस में दूसरा चार्ज ये, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 4 0। तो कभी भी अगर हमें पूछ ले नेट चार्ज ऑन द डाइपोल, वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ये आपको याद रहना चाहिए, न्यूमेरिकल में बहुत बार पूछता है ये बात, ठीक है। इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट है हमारे पास कि डाइपोल मोमेंट टेल अस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि इसका मैग्नीट्यूड जो है हमें पता चल रहा है, ठीक है। तो ये हमें डाइपोल पता चल गई थी कि क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल की क्या बताती है, वो स्ट्रेंथ बताती है, ये लिखा हुआ है कि डाइपोल मोमेंट टेल अस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल। क्लियर है? जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताती है। तो यहाँ पर अब अगर एक फॉर्मूला बन रहा है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का, तो ये क्या बता रही है हमें, स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बताओ कोई दिक्कत इसमें आ रहा है समझ में? ठीक है जी, करो इसे नोट, और इसके बाद हम करते हैं एक्सरसाइज का 1.9 क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है ना आपकी, उसमें 1.9 क्वेश्चन करते हैं, वो इसी के ऊपर बेस्ड है, तो आपको और क्लियर हो जाएगी पिक्चर। चलो पहले इसके नोट कर लो जरा। हाँ जी, देखिए अब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है आपके पास 1.9। देखो इसमें क्या कहता है, कहता है सिस्टम हैज 2 चार्जेस QA इज इक्वल टू में 2.5 इंटू में 10⁻⁻7 कूलम एंड QB इज इक्वल टू में है
माइनस का 2.5 इंटू में 10 की पावर -7 कूलम, यानी कि जो चार्जेस है वो कैसे हैं, इक्वल हैं एंड अपोजिट हैं। तो यानी कि ये क्या है, एक डाइपोल है। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए यहीं से ही। लोकेटेड एट द पॉइंट, और उसने जो पॉइंट बताया वो ये बताया, ए के लिए ये बताया, यानी कि ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे दिया इसने, ये एक्स होता है पहला, ये वाई होता है, ये जेड होता है, ठीक है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है और ये जेड होता है, यानी कि इसने आपको दिया है किसमें, जेड एक्सिस में, ठीक है ना। अब देखो ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पर वो दे आपको जैसे यहाँ वाई के लिए दे दे वो, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है वाई पे दे दे तो वाई के लिए दे देगा, यहाँ पर भी वाई के लिए दे देगा, इस तरीके से भी दे सकता है। क्लियर है। तो ये आपको मतलब समझना है कि ये जो कोमा कोमा करके क्या दिया हुआ है आपको, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। रिस्पेक्टिवली व्हाट आर द टोटल चार्ज, देखो टोटल चार्ज की बात कर रहा है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, डाइपोल पे टोटल चार्ज क्या होता है, हमेशा 0 ही होता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। नेक्स्ट कहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का आपको फॉर्मूला पता ही है। तो देखो कैसे करना, कैसे है ये, पहले देखो डायग्राम समझो इसका। देखो जैसे आपको पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बनता है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस लेते हैं, और ये बोर्ड पे तो बन नहीं सकता, नहीं तो जेड एक्सिस ऐसे होता है ये बाहर की तरफ, ठीक है, तो हम उसे इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। अब हमें पता है इसका -x इधर चलता है और इसका -y इधर चलता है, ठीक है, और z का कैसे चलेगा, जैसे ये बाहर प्लस का z है तो बोर्ड के अंदर क्या होगा, -z होगा, तो हम इस तरीके से बना देते हैं 3D में, यही होता है, ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन क्या मैं इसमें ये चीजें चेंज नहीं कर सकता, ये x की जगह ये वाला z नहीं ले सकता, बताओ, ले सकता हूँ ना, और ये वाला क्या कर सकता हूँ, x कर सकता हूँ, तो ये तो हमारे ही हाथ में है या नहीं है, बताओ, कुछ भी कर सकते हैं हम, कर सकते हैं ना। तो मैं ये आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर z के लिए दिया तो मैं z ऐसे बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम z ऐसे बनाएंगे, क्लियर, तो आपको इजी लगेगा थोड़ा सा। देखो अब हमें पता z में बनाना है, तो हमने z ये बना लिया, देखो ये ओरिजिन हो गया, ये z एक्सिस, ठीक है, और यहाँ से ये वाला क्या हो गया हमारे पास, माइनस का z हो गया, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ भी -1 -2 इस तरीके से। तो यहाँ पर उसने बोला कि z में जा रहा है ये -15, यानी कि ओरिजिन से कहाँ जा रहा है, -15, तो यहाँ मान लीजिए -15 है, ठीक है, और इधर क्या है, प्लस का 15 है, इस तरीके से हमने ये बना दिया, ठीक है। अब जो चार्ज है देखो, उसने बोला 2 चार्ज प्लेस्ड है, ये वाला कहाँ होगा प्लेस्ड, ये भी ध्यान रखना है, क्यों ए पहले दिया है और यहाँ से इसने क्या दिया है, ए पॉइंट पे -15, यानी कि ये जो क्यू ए हमारा ये यहाँ आएगा, ऐसा नहीं है कि क्यू ए को यहाँ रख दोगे, नहीं तो फिर डायरेक्शन गलत हो जाएगी आपकी डाइपोल मूवमेंट की, ठीक है ना, क्योंकि उसने बोला रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, पहले वाला इस पे और दूसरे वाला इधर से भी दूसरे पे, तो यानी कि इस पर जो प्लेस्ड है वो चार्ज कौन सा है, क्यू ए, जिसकी वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू में 10 की पावर -7 कूलम, और इस पर कौन सा प्लेस्ड है आपके पास, क्यू बी प्लेस्ड है, जो की वैल्यू है माइनस का 2.5 इंटू में 10 की पावर -7 कूलम, ठीक है। डायरेक्शन हमें साफ आ चल रही है, इसकी किस तरफ होगी डायरेक्शन, बताओ डाइपोल मूवमेंट की, ये इस तरफ होगी डायरेक्शन, ठीक है ना, तो मतलब क्या है ये अलोंग, डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग -z एक्सिस, बुक्स में क्या लिखा हुआ है, प्लस का z एक्सिस लिखा हुआ है, लेकिन आएगा क्या, माइनस का z एक्सिस, क्योंकि आप ये देख लो माइनस से कहाँ जाता है, प्लस की तरफ जाता है डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, तो ये हो गई ना अलोंग, क्या हो गई, -z एक्सिस, ऐसी तो जाएगी डाइपोल मूवमेंट, क्लियर है। अब हम बात करते हैं, देखो इसमें जो ये डिस्टेंस होगा इनका टोटल वो कितना होगा, देखो ये तो माइनस सिर्फ क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है ना कि ये नेगेटिव वाला है हमारा, ठीक है, लेकिन अगर हम देखें ये भी 15 हो गया, और यहाँ से देख लिया ये भी कितना है 15 है, यानी कि 15 कितना हो गया टोटल ये हमारे पास, बताओ, सेंटीमीटर में दिया हुआ था 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर ये, तो यानी कि 30 सेंटीमीटर हो गया इसका हमारे पास डिस्टेंस, क्लियर है। तो अब देखो जरा यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के लिए, वो क्या बनता है हमारे पास, ये बनता है Q इंटू में 2L, ठीक है। Q क्या है, चार्ज है, चार्ज कितना है हमारे पास 2.5 इंटू में 10 की पावर -7, माइनस में नहीं रखते इसको, प्लस में रखते हैं, ठीक है। इधर चार्ज इंटू में क्या होता है 2L, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अब डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस क्या है, ये है 30 है, अगर आप ऐसे 2L में लिखोगे तो 2 ये हो गया, और L कितना हो गया इसका 15 हो गया, ऐसे सोच सकते हो। तो ये 2L में कई बच्चे क्या करते हैं 2 लिख दिया और फिर L 30 लिख देते हैं, ऐसे नहीं करना। 2L क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द जो था डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस था, ठीक है ना। अब यहाँ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस क्या है 30 है, तो मैं डायरेक्ट 30 लिखूंगा इसको, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, 30 लिखेंगे, ठीक है। और इसमें 30 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 100 लिख देंगे, कोई बताओ दिक्कत इसमें, ठीक है ना, मीटर में चेंज करेंगे ना डिस्टेंस को, ठीक। तो अब देख लो इसको सोल्व कर लो, 2.5 है ये, ठीक है, 2.5 का हम 10 लगा देते हैं नीचे, यहाँ 10 की पावर -7 हो गया, ये वाला 30 हो गया, और ये 100 हो गया, 100 मतलब क्या 10 की पावर 2 कर सकता हूँ, ये जीरो से ये जीरो कट गई, 25 3 का कितना हो गया आपके पास, ये 75 हो गया, इंटू में 10 की पावर -7, और ये 2 ऊपर जाएगा, 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा, तो 10 की पावर -2, तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -9,
अब हमें पता है पॉइंट क्या होता है, एक डिजिट के बाद होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम कैसे लिखेंगे बताओ, पॉइंट हमें लेफ्ट साइड लेके जाना है। अगर हम लेफ्ट साइड लेके जाते हैं तो 10 की पावर प्लस में चलती है, ये तो पता है ना। राइट साइड लेके जाते हैं तो 10 की पावर माइनस में चलती है, बहुत बार बताया मैंने। एक लेफ्ट शिफ्ट किया तो प्लस का 1, एक राइट शिफ्ट करते तो -1। तो यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट यहाँ होता है ना इसमें, ठीक है। जब कोई पॉइंट नहीं होता तो मतलब लास्ट में पॉइंट है, तो ये हम यहाँ पर लेके गए। एक पॉइंट इधर शिफ्ट किया, यानी कि हम जा रहे हैं लेफ्ट। लेफ्ट कैसे देखोगे, अपने हैंड का देख लो, अपना हैंड इधर लेफ्ट जा रहा है, इधर राइट जा रहा है, तो वही हिसाब है। तो यहाँ से हम गए एक पॉइंट इधर, तो 10 की पावर प्लस का 1 आएगा, और इंटू में है ये 10 की पावर -9, तो कितना आ गया ये 7.5 इंटू में 10 की पावर कितना आ जाएगा -8। यूनिट बताओ जल्दी से डाइपोल मोमेंट की, कूलम मीटर होते हैं, कूलम मीटर होते हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत है बताओ। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमें पता चल गया इसमें, और साथ में क्या लिखोगे, अलोंग -z एक्सिस, डायरेक्शन भी बतानी है, ठीक है जी, क्लियर है। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, फोर्स हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो, सब में क्या है, डायरेक्शन तो हमें बतानी पड़ेगी, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। उसके बाद देखो इसमें जो ये था टोटल चार्ज वाला, अगर ये भी आपको सोल्व करना है तो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखो नेट चार्ज जो होता है वो क्या होगा इसमें, देखो हमें पता है इसमें QA प्लस में QB करेंगे नेट चार्ज के लिए, ठीक है ना, Q नेट। तो Q नेट क्या हो जाएगा, देखो QA की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू में 10 की पावर -7, और QB की वैल्यू क्या है माइनस के 2.5 इंटू में 10 की पावर -7। तो यहाँ प्लस था पहले, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यानी कि ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो क्या आ रहा है, नेट चार्ज 0 आ रहा है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, अगर हमें पता चल रहा है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं, ठीक है, तो यानी कि वो एक डाइपोल है। डाइपोल है तो डाइपोल पे नेट चार्ज क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ये चीज याद रखना आप, क्लियर है। बताओ समझ में आया, ये न्यूमेरिकल बहुत ईजी था, करो इसे नोट। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ठीक है, पहले ये नोट करो जरा। हाँ जी, देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट द सेंटर, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के लिए बात की थी, ठीक है। अब हम बात यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम डाइपोल की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ड्यू टू अ डाइपोल की बात करेंगे। तो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेशन आती है एट द सेंटर, फिर आएगी हमारे पास एट द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, और फिर बात करेंगे हम इक्वेटोरियल लाइन की, बताऊंगा ये क्या है, एक्सिस क्या है, इक्वेटोरियल लाइन क्या है। और किसी भी पॉइंट पे, जैसे हमने कहा सेंटर पे, एक्सिस पे, इक्वेटोरियल पे, या फिर किसी भी पॉइंट पे, ये हम बातें करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो जी देखो जरा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट सेंटर, तो डाइपोल हमें बनानी पड़ेगी। तो ये देखो जरा यहाँ पर, जैसे मान लो ये हमारा A पॉइंट है, इस पर है हमारा -Q चार्ज, ठीक है, और ये रहा हमारा B पॉइंट जिस पर है हमारा +Q चार्ज। तो यानी कि ये क्या बन गई, एक डाइपोल बन गई, क्योंकि ये जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है, 2L डिस्टेंस है, ठीक है। और इसका जो सेंटर है वो हमने क्या लिया है, O लिया है सेंटर, ठीक है। अब इस O पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, क्योंकि डाइपोल के सेंटर पे पूछ रहा है वो, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। कहीं पर भी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं और हमें वो निकालनी है, तो हम वहां पर क्या रखते हैं, एक यूनिट टेस्ट चार्ज रखते हैं, ठीक है। तो यूनिट टेस्ट चार्ज यहाँ पर रख दिया, जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया, ये मैंने Q0, ठीक है। क्या रख दिया, Q0। एक मिनट देख लूँ जरा, ये माइक चल भी रहा है कि नहीं, चल रहा है, ठीक है। तो ये देखो जरा, आपके पास -Q हो गया, +Q हो गया, यहाँ सेंटर पे हमने Q0 रखा, क्योंकि जहां पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां हम यूनिट टेस्ट चार्ज रखेंगे अपना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें पता है इस -Q की वजह से ये Q0 क्या होगा, इस तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है, इस तरफ अट्रैक्ट होगा, और जिस तरफ फोर्स लग रही है उसी तरफ क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। तो हमने कहा कि ये E1 हमारा इस तरफ हो गया, ठीक है। अब इसकी वजह से ये क्या होगा बताओ जरा, ये वाला इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो यानी कि फोर्स इधर ही लग रही है, तो यानी कि इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर ही होगा। ये तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, क्लियर है। देखो क्यों ऐसा, क्यों, देखो अगर आप खुद भी सोचो कि माइनस से कैसा लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी तरफ आता हुआ लगता है, तो उसकी तरफ आता हुआ लग रहा है, और प्लस से कैसा लगता है, जाता हुआ लगता है, तो प्लस से जाता हुआ लग रहा है। तो ऐसे आप सोच सकते हो। नहीं तो बेस्ट तरीका वही है कि टेस्ट चार्ज रखो, वो जिस तरफ जा रहा है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, ठीक है। बताओ समझ में आया। तो यानी कि अब हमें पता चल गया E1 इधर है, E2 इधर है, तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस साइड होगा, इसी साइड होगा, या नहीं होगा बताओ। क्यों, क्योंकि दोनों की सेम इधर है डायरेक्शन, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इसी तरफ होगा, या नहीं। चलो वन बाय वन बात करते हैं। तो हमने यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि लेट AB इज अ डाइपोल हैविंग द डाइपोल लेंथ 2L। AB एक डाइपोल है जिसकी लेंथ कितनी है, 2L है। लेट O इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड। क्लियर है। तो देखो जी, अब यहाँ हम बात करते हैं, पहले लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -Q चार्ज
ऑन क्यू नॉट, तो वो कौन सी है हमारी, E1 है। E1 के लिए देखो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होता है बताओ जरा। E इक्वल टू में आपको पता है क्या होता है, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, E का फॉर्मूला, तो यहाँ पर वही लगाएंगे, चार्ज कितना है, Q है, नीचे हम लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर KQ बाई R स्क्वायर भी कर सकते हो, तो कोई बात नहीं, मैंने K की वैल्यू लिख दी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा बताओ, डिस्टेंस का स्क्वायर, और यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, अगर ये पूरा 2L है और ये सेंटर है, तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या है, L है, और ये वाला भी क्या है, L है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, L, तो यानी कि ये आ जाएगा L स्क्वायर। और हम इसकी डायरेक्शन अगर लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे बताओ, अलोंग OA, O से A की तरफ है। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q चार्ज क्या होगी, प्लस Q चार्ज ऑन या एट Q नॉट क्या होगी बताओ, E2 इज इक्वल टू में होगा आपके पास Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो Q हमारा यहाँ पर प्लस है, प्लस लिखा, यहाँ माइनस है तब भी इसको प्लस ही लिखा, क्योंकि चार्जेस का हम क्या लिखते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, उनका प्लस माइनस नहीं लिखते, ये आपको पता है, फोर्स में भी और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत, या फिर हम डाइपोल मूवमेंट किया था उसमें भी सेम ही बात थी। तो यहाँ आ गया Q बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी इन दोनों के चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, L है, तो यहाँ पर हो गया ये हमारे पास L स्क्वायर। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन कैसे लिखेंगे बताओ, देखो ये वाला चार्ज है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो ये हम क्या लिखेंगे, इसकी डायरेक्शन क्या है हमारे पास, अलोंग BO, या फिर अलोंग क्या कर दो, इसको BA कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अलोंग BO या फिर अलोंग BA, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, A कर दो तो ज़्यादा अच्छा है, ए तक जा रहा है, मान लो BA की डायरेक्शन में है। ठीक है, अब यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी बताओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो E हमारे पास क्या होगा, E नेट क्या होगा, E1 प्लस में E2 होगा। ठीक है, और यहाँ E1 और E2 क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो या तो मैं इसको E कर दूं, 2E कर दूं, और फिर E की वैल्यू रख दूं डायरेक्ट, नहीं तो ऐसे कर लो, नहीं समझ में आ रहा तो E1 की वैल्यू रखो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर, E2 की भी रखो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखो जरा, ये दोनों टर्म सेम है, तो मैं 2 टाइम्स ऑफ दिस लिख सकता हूँ, जैसे x प्लस में x होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, 2x नहीं लिख सकता क्या, तो वही है ये x 2x, तो यानी कि इसकी वैल्यू रख सकता हूँ। नहीं तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो, देखो जरा डायरेक्ट आप क्या करो, इस यहाँ से Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर कॉमन लो, यहाँ क्या बचा 1 प्लस 1, तो ये कितना बन गया 2, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ से 2Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर, अगर ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आ गई हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट द सेंटर। क्या ये है, एट द सेंटर, और इसकी डायरेक्शन लिख दो जरा, क्या लिखोगे डायरेक्शन इसकी, अलोंग OA। ठीक है, क्या है, अलोंग OA, इसकी हमारे पास डायरेक्शन आई है, किसकी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अलोंग OA कर दो या फिर BA कर दो, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। बताओ समझ में आया, ये बिल्कुल इजी था, करो इसे नोट, फिर हम बात करते हैं इसमें एक्सिस के लिए। ठीक है, चलो पहले इसको नोट करो, सेंटर वाली कहानी कर लो इसे नोट। हाँ जी, देखिए अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। क्या बात करनी है हमें, ऑन एक्सियल लाइन। ये क्या होती है, देखो जैसे हमने कहा ये एक डाइपोल है, ये हमारे पास माइनस Q चार्ज है, ये पड़ा है A पॉइंट पर। ठीक है, और यहाँ पर हमने कहा ये है हमारे पास B पॉइंट, क्लियर, और जहाँ पर है हमारा प्लस Q चार्ज। ठीक है, और ये जो है इनका लाइन ज्वाइन जो कर रही है, ठीक है, वो है लाइन। ठीक, और इनके जो बीच का डिस्टेंस है, अगर ये सेंटर हमारे पास इसका O है, तो हमें पता है ये टोटल कितना होता है, 2L होता है, तो यानी कि ये वाली जो लेंथ है वो कितनी होती है, L होती है, और ये वाली लेंथ भी कितनी होती है हमारे पास, L होती है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज को देखो, ये जो है लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस बन रहा है, ठीक है ना, ये वाली लाइन है, यानी कि इसी एक्सिस पर, ये एक एक्सिस पे है मान लो डाइपोल, तो इसी एक्सिस पर आपको क्या लेना है, पॉइंट लेना है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। जैसे हम कहें यहाँ पर हमने कहा कि ये यहाँ पर ये एक P पॉइंट हमने लिया, ठीक है, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इसकी जो है दूरी सेंटर से इस P पॉइंट की जो दूरी है वो कितनी है, मान लो ये कितनी है, R है। क्या दूरी मानी हमने इसकी, R मानी है। बताओ कोई इतनी इसमें दिक्कत है, बताओ यहाँ तक समझ में आ रही है बात की क्या किया है हमने। तो यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो क्या, और ये चीज समझ में आ गई होगी आपके कि ये जो P पॉइंट है मैंने इसी लाइन पे लिया है ना, इसको यहाँ भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने वहां पर ले लिया, ठीक है वो उसी एक्सिस पे।
तो इसलिए बोल दिया उसने एक्सियल लाइन पे हो गया है, ठीक है। तो यहाँ लिखा क्या हुआ है, देखो एक्सियल लाइन के बारे में पहले बताया कि अ लाइन पासिंग अलोंग एक्सिस ऑफ द डाइपोल, डाइपोल ये है, इसी के एक्सिस से जो लाइन पास करती है, लाइन पासिंग अलोंग एक्सिस ऑफ द डाइपोल इज नोन एज द एक्सियल लाइन। तो ये कौन सी होती है, हमारी एक्सियल लाइन होती है। ये चीज समझ में आ गई होगी आपकी। एक्सिस तो पता है ना यार, ये देखो जैसे ये हम कहते हैं एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर ही क्या है हमारा, जैसे हमने कहा ये डाइपोल है, ठीक है, इसका एक्सिस यही हुआ, तो इसी एक्सिस पर हमने क्या किया, एक पॉइंट लेना है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, ये मतलब है, ठीक है। बताओ जी, कोई दिक्कत यहां तक। उसके बाद देखो जो ये चीजें मैंने आपको अभी बताई है वही लिखा हुआ है कि लेट ए बी इज अ डाइपोल, ए और बी क्या है, डाइपोल है, हैविंग डाइपोल लेंथ ये कितनी है टोटल 12 है, एंड लेट ओ इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड पी इज द पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड, ये हमें करना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो जरा सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं, अगर हम देखो यहाँ डायग्राम से समझते हैं पहले। देखो इस माइनस क्यू की वजह से इस पी पॉइंट पे अगर हमें देखनी है बात की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो हम क्या रखेंगे, यहाँ एक यूनिट टेस्ट चार्ज रखेंगे क्यू नोट। इस माइनस की वजह से ये चार्ज कहाँ जाने वाला है बताओ, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, माइनस वाला प्लस को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो मतलब इसका जो है डायरेक्शन वो ये बनने वाली है, ठीक है। ये मैंने बना दिया E1, ठीक है। फोर्स जिस साइड लग रही है उसी साइड क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इस प्लस क्यू की वजह से, तो ये वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसे मैं बोल दूंगा E2। तो इस प्लस की वजह से ये वाला चार्ज कहाँ जाएगा, रिपेल होगा, बिकॉज ये भी प्लस ही होता है यूनिट टेस्ट चार्ज, तो ये रिपेल होगा, तो ये यहाँ पर इस तरीके से रिपेल कर दिया हमने और ये बन गया हमारा E2। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। अब इसमें आपको ये चीज पता चल रही होगी कि मैंने क्या किया है, ये वाला एरो जो है छोटा बनाया, ये वाला एरो बड़ा बनाया, ठीक है। वैसे बता रहा हूं आपको कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज्यादा होगा, तो E2 मैंने बड़ा वेक्टर बना दिया। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, बहुत ज्यादा है, और इसकी वजह से यहाँ पे हमें देखना है तो ये वाला डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वजह से वो ज्यादा होगा, तो E2 का एरो जो है हमने बड़ा बनाया। ये चीज भी आपको समझ में आनी चाहिए कि क्यों ऐसा किया है, ठीक है। अब देखो जरा, जब मैं E1 निकालूंगा तो E1 के लिए इसकी और इसकी दूरी मुझे पता होनी चाहिए, तो वो दूरी क्या होगी, देखो ये हमें पता है यहां से यहां तक कितना है, R है, ठीक है। तो ये A से P की दूरी कितनी हो जाएगी, R ये हो गया और L ये, तो R प्लस L हो गया। तो मैं अगर यहाँ बनाना चाहूँ कि A से P की दूरी वो कितनी हो गई हमारे पास, R प्लस में L हो गई, ठीक है। ऐसे ही अगर जब मुझे E2 निकालना होगा तो मुझे इनका डिस्टेंस पता होना चाहिए, इस चार्ज का और इस चार्ज का, तो इनका डिस्टेंस कितना है बताओ, बताओ कितना है, सोचो खुद से। ये वाला डिस्टेंस मुझे सिर्फ पता करना है, ठीक है। तो देखो यहां तक मुझे पता है ये कितना है, यहां से यहां कितना है, O है। अगर इस OP में से अगर मैं यहां लिख दूं कि लेट हमने क्या किया है, OP इज इक्वल टू में R किया, ठीक है। इस R में से अगर मैं ये L माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा, तो ये BP आ नहीं जाएगा, बताओ ये कितना आया है हमारे पास, R माइनस में L होके आ जाएगा, कोई दिक्कत बताओ। और यहां पर हमें इतनी भी बात पता चल जानी चाहिए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, बताओ E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है, अभी बताया मैंने E2 बड़ा है, क्योंकि उसका डिस्टेंस जो है वो कम है, तो डिस्टेंस कम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, बिकॉज आपको पता है ना E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है, डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, तो E2 के लिए ये वाला डिस्टेंस कम है, तो यानी कि E2 ज्यादा होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरफ होगा या नहीं होगा बताओ। तो हम यहाँ पर बना देंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, बताओ कोई दिक्कत। अब करते हैं, अब कुछ नहीं है, अब सारा क्या है मैथमेटिक्स ही है, यहाँ पर जो समझने की बात थी वो आपको यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए। और क्या समझने की बात थी यहाँ पर कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख लो कैसे जा रही है, इस तरफ जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है या नहीं जा रही है। और जो हमारा डाइपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन भी कैसी है, माइनस से प्लस की तरफ ऐसे जा रही है, ठीक है। और यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कैसे आ गया, उसी डायरेक्शन में आ गई जो हमारी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि डाइपोल मूवमेंट तो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो यहाँ वो उसी डायरेक्शन में क्यों जा रहा है, जिस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट है उसके तो अपोजिट जाना चाहिए। तो ये आपको सोचना है, हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्लियर है। हम यहाँ पर ये नहीं बात कर रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, ये नहीं कह रहे हम, समझ रहे हो। हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा था, एक इधर जा रहा था, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, जो ज्यादा वाला है उसकी तरफ से जाएगा, तो यहाँ से जा रहा है, तो हमने ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी। लेकिन डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन यहाँ देखो माइनस से प्लस की तरफ ऐसे जा रही है, तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन में है, डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आ रही है इस केस में,
समझ रहे हो? नहीं तो अगर आपको माइनस से प्लस, प्लस माइनस वाली बात पूछे तो वो तो आपको क्लियर रहनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलता है? पॉजिटिव से नेगेटिव हमेशा। और डाइपोल मोमेंट कैसे चलती है? नेगेटिव से पॉजिटिव। यहाँ ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डायरेक्शन में है, नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, अगर यहाँ से हम देखें तो। समझ रहे हो? लेकिन जो हमने रिप्रेजेंटेशंस पढ़ी है वो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है हमारी, प्लस से माइनस ही। और यहाँ पर भी आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, ये इस तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, क्योंकि ये माइनस है और ये वाला प्लस है, तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है। अब ये वाला चार्ज है प्लस है और ये वाला भी क्या है? प्लस है। तो प्लस से तो हमें जाती हुई दिखती है, तो ये जाता हुआ दिख रहा है E2, है ना? यहाँ पर तो कोई गलती नहीं हो रही है, वो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है कि वो इस डायरेक्शन में ही जा रहा है। समझ रहे हो? जा तो यहाँ से ये ऐसे ही रहा है, पॉजिटिव से ही जा रहा है अगर हम सोचें इसको, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को भी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन वही आ रही है। ठीक है, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की आ रही है, लेकिन ये कभी मतलब इसका ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी नेगेटिव से पॉजिटिव है, ये नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कि जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा जो है वो आ रहा है, नेट वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब करते हैं इसको। देखो जी, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसमें, अगर हम बात करें E1 की, तो जो E1 है हमारे पास, हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और E1 किसकी वजह से है? ये माइनस Q की वजह से, माइनस Q की वजह से Q नॉट पे E1 है। ठीक है, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना है ये वाला, बताओ, A से P वाला डिस्टेंस कितना है? R प्लस L का है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? R प्लस में L का होल स्क्वायर। बताओ, क्लियर है इतनी बात? और यहाँ पर डायरेक्शन भी लिखेंगे हम इसकी, अलोंग कैसी है? अलोंग देखो कैसे है, E1 की डायरेक्शन ये वाली है, P A की तरफ है, तो अलोंग P A करेंगे, P से A की तरफ है। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत इसमें? सिमिलरली E2 के लिए निकाल दो जरा, E2 क्या होगा? Q अपॉन में, Q तो पता है ना, अब इधर कौन सा Q है? ये प्लस Q वाला है। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है इसका? R माइनस L का है, तो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस में L का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन बता दो जरा क्या होगी? R माइनस L स्क्वायर डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और अलोंग इसकी डायरेक्शन क्या है हमारे पास? ये डायरेक्शन है, तो यानी कि B से P की तरफ जा रही है E2। ठीक है ना, तो अलोंग हम लिख देंगे यहाँ BP, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, बताओ, अब यहाँ बात करते हैं हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E नेट क्या होगी बताओ? वो E2 माइनस E1 होगी। वाई? बिकॉज E2 जो है वो ग्रेटर है E1 से। ये हमें अभी पता चल गया था, क्योंकि डिस्टेंस E2 वाले में कम है, क्योंकि देखो चार्जेस तो सेम ही है यहाँ, इनका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड सेम ही है, लेकिन डिस्टेंस का फर्क आ रहा है। यहाँ पर ये डिस्टेंस है और इसमें ये डिस्टेंस है, तो इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो यानी E2 बड़ा ही है। तो E2 में से E1 माइनस करना है हमें, तो यहाँ पर हम माइनस करते हैं। देखो जरा क्या है हमारे पास, देखो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E2 वाला ये है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास R माइनस L का स्क्वायर, माइनस में E1 क्या है हमारा? Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस में L का स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत इसमें? यहाँ से अब कॉमन ले लो जरा, देखो कॉमन जब हम लेंगे तो ये आ जाएगा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन आ गया, 1 अपॉन में R माइनस में L का स्क्वायर, माइनस में 1 अपॉन में ये आ जाएगा R प्लस में L का स्क्वायर। बताओ जी, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी तरीके की? अब क्या करना है हमें यहाँ पर? देखो, अब यहाँ लेना है हमें एलसीएम। जब हम एलसीएम लेते हैं तो देखो हम क्या करते थे, जैसे या तो फैक्टर बनाते थे, जैसे मान लो 10 है और 20 है और 30 है, ऐसे है कुछ। ठीक है, नीचे ऐसे है। ठीक, तो हम क्या करते थे, इनके फैक्टर लेते थे अगर ऐसा कुछ आ रहा है हमारे पास। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, ऐसे दिया हो 1 अपॉन में 10 और 1 अपॉन में 30, तो हम फैक्टर लेते थे ऐसे 10 30, तो ये चला जाएगा किस पे? 5 पे, 5 2 दा 5, 6 दा 2 1 दा 2 3 दा, तो 3 2 दा 6, 6 5 दा 30, इस तरीके से करते थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर तो कुछ ऐसा पता चल ही नहीं रहा हमें, ऐसा तो कुछ फैक्टर बन नहीं सकता। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर जैसे मान लो हमें पता है कोई टर्म ऐसी होती है जिसके फैक्टर नहीं होते, जैसे यहाँ पर होता आपके पास, यहाँ होता 5 और ये होता 3, तो एलसीएम क्या लेते हैं? 5 3 दा 15, मल्टीप्लाई करते हैं ना इसकी। ठीक है ना, तो 5 होता और एक होता 3, तो ऐसे ही यहाँ पर जब कुछ नहीं बन रहे तो हम एलसीएम कैसे लेंगे? यहाँ पर देखो एलसीएम लेंगे इस तरीके से, R माइनस में L का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा R प्लस में L का स्क्वायर, इस तरीके से एलसीएम लेंगे। ठीक है, दोनों हमने ऐसी प्रोडक्ट में रख दिए, तो यहाँ इससे ये डिवाइड होगा, 1 आया। ठीक है, मतलब ये वाला डिवाइड होगा तो ये तो कट जाएगा, ये बचेगा। यहाँ पता है ना एलसीएम कैसे लेते हैं? ये देखो ना यार, यहाँ देखो ऐसे जैसे हम करते थे, ये 5, चलो 5 3 यही ले लो। ठीक है, ये 15 है, तो हम इसको इससे डिवाइड करते थे ना,
तो 5 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 ऐसे आता था, फिर ये डिवाइड करते थे, 5 आता था, 5 × 1 ऐसे करते थे। तो यहाँ भी यही करना है, इसको इस पूरी टर्म से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये बचेगा, तो ये यहाँ रख दूँ r प्लस में l का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये l प्लस l वाला स्क्वायर कट जाएगा, ये बचेगा, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, r माइनस l का स्क्वायर आ जाएगा। बताओ, और बाहर क्या है हमारे पास, q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। बताओ जी, समझ में आ रही है बात या नहीं, बताओ। इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ करते हैं हम, चलो देखो जी, इतनी बात समझ में आई, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ये सबको। देखो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये है आपके पास q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो अब अंदर क्या आएगा, यहाँ पर देखो r प्लस एल का स्क्वायर है, क्या है, r प्लस एल का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो यानी कि 2rl आ जाएगा, ये तो पता है आपको। माइनस में यहाँ पर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। अब ये तो पता चल रहा होगा ना आपको कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ ये 2ab जब हमने किया तो a है r इसमें और b है l, है ना, क्योंकि हमारे पास r प्लस एल की टर्म्स में है, और मैंने उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में आपको यहाँ पर बताया। बोल मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर रहा हूँ, लेकिन लिख मैं वही रहा हूँ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये a हो गया, ये b हो गया, ऐसे, ठीक है। अब देखो जो नीचे वाली टर्म है ना, इसको समझो जरा, ये कैसे करते हैं हम, देखो क्या मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, r माइनस एल और r प्लस में l, ठीक है, ऐसे, और इस पूरे का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ, कर सकता हूँ। ये वैसे ही है टर्म, देखो जैसे 5 का स्क्वायर है और एक है हमारे पास 6 का स्क्वायर मान लो, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से समझो। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 5 × में 6 का स्क्वायर, तो मैंने वही किया, यहाँ स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर था, वो स्क्वायर बाहर रख दिया, कर सकता हूँ ऐसे, क्योंकि देखो 5 5 ज़ा 25 × में 6 6 ज़ा 36, ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से करूँगा तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो 5 5 ज़ा 25 एंड 6 6 ज़ा 36, और यहाँ से करेंगे तो देखो 5 6 ज़ा कितना होता है 30, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 900 आ रहा है, ठीक है। ऐसे सोल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है, और अगर मैं डायरेक्ट ऐसे सोल्व करता तब भी यही आंसर आता। देखो 36 को 25 से मल्टीप्लाई करो, दिखाई दे रहा है ये, बताओ। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ करते हैं, देखो 36 को 25 से करो, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, और 3 कितना हो गया 18, इंटू में 2 6 ज़ा 12 एंड 2 3 ज़ा 6, और 1 कितना हो गया 7 हो गया, यही हुआ, ठीक है। अब देखो 0, ये 10, और ये कितना आ गया 8 और 1 9 हो गया, 900 ही आ रहा है। तो मतलब ऐसे सोल्व कर रहा हूँ डायरेक्ट तब भी 900 आ रहा है, अगर मैं ऐसे स्क्वायर बाहर लिया हूँ तब भी ऐसे आ रहा है, तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो ये मैंने क्या किया, स्क्वायर जो है ऐसे लिख दिया। इससे फायदा क्या होने वाला है, देखो फायदा क्या होगा, देखो इससे फायदा ये होगा आपके पास कि ये a माइनस बी और ये a प्लस बी बन गया। तो मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ से करते हैं अब इसको, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो यहाँ से इसको ओपन करते हैं, r स्क्वायर प्लस में l स्क्वायर प्लस में 2rl माइनस, और ये जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये साइन अंदर चेंज हो जाएंगे, l स्क्वायर और ये प्लस का 2rl, ठीक है। और यहाँ पर देखो जरा, ये मैंने कहा a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, तो ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, फॉर्मूला होता है या नहीं। देखो जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं यहाँ पर वो कौन से हो रहे हैं, एक तो हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये होता है। और एक है हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये यहाँ यूज हो रहा है। समझ पा रहे हो आप बात या नहीं, बताओ, ये नोट कर लेना, ठीक है। ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, क्लियर है इतनी बात, बताओ, ठीक। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन बाहर स्क्वायर तो है ही है, तो ये स्क्वायर हो गया। बात आ रही है समझ में या नहीं, बताओ, कोई दिक्कत इसमें। तो ये चीज़ अगर यहाँ पर आपको समझ में आ रही है कि हमने किया क्या है, तो आपको सारी चीज़ें जो है दिमाग में बिठा लेनी है, क्योंकि यहीं पर ही गलती होती है, ठीक है। उसके बाद देखो जरा यहाँ पर जो चीज़ कट हो रही है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस है, तो ऊपर 2rl और 2rl बचा, तो ये देखो क्या आएगा आपके पास, q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा आपके पास, देखो कितना आ रहा है हमारे पास 2rl, ठीक है, और 2rl कितना आ गया 4rl
और यहाँ पर देखो आपके पास ये बन रहा है आर स्क्वेयर माइनस में एल स्क्वेयर का स्क्वेयर। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब यहाँ पर हमें क्या कर देना है, ये तो चीज़ क्लियर हो रही है ना आपके, ठीक है। तो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से ये वाली चीज़, ठीक। देखो अब क्लियर हो गई होगी बात कि मैंने इसको, ये दोनों स्क्वायर स्क्वायर अलग थे तो मैंने इन दोनों को इकट्ठा किया और स्क्वायर बाहर ले लिया था यहाँ पर, ठीक है। फिर तो इजी है, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये वाला स्क्वायर यहीं पर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ये कट गई चीजें, 2RL प्लस 2RL कितना हो गया, 4RL हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो जरा हम क्या कर सकते हैं इसमें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ई नेट। और वो किसके लिए है हमारा, ये एक्सिस के लिए है, तो हम एक्सिस लिख देते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ से अगर आप देखो Q और इस 4 को अगर मैं 2 बार तोड़ दूं, मतलब 2 × 2 कर दूं, तो यहाँ 2L बन जाएगा। और 2L और Q क्या होता है हमारा, डाइपोल मोमेंट होता है, तो वो फायदा हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो मैं देखो इस 4 का एक 2 तो मैंने यहाँ लिख दिया, और एक 2 मैं इस L के साथ लिख देता हूँ, तो 2 2 4 हो गया, ठीक है ना, 2 × 2, और साथ में है R, ठीक है। और नीचे क्या चल रहा है हमारे पास, ये 4πε0 R स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, बताओ। तो यहाँ से जो हमारे पास E आएगा वो क्या आ जाएगा बताओ, 2 ये वाला 2L और ये Q क्या बन गया, डाइपोल मोमेंट। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा 2P वेक्टर और ये R अपॉन में 4πε0 R स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर का स्क्वायर। इस तरीके से ये फॉर्मूला बनेगा हमारा, ठीक है, E एक्सिस के लिए, यानी कि E नेट है जो हमारा, ठीक है। और वेक्टर में है, वेक्टर में है ये, और डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको प्लस में ही रहने देंगे। अगर ऐसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे और डाइपोल मूवमेंट की ऐसे, या फिर डाइपोल मूवमेंट की ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसे, तो मैं यहाँ पर क्या लगा देता, माइनस साइन लगा देता फॉर द डायरेक्शन। जब हम वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं तो माइनस का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। लेकिन यहाँ सेम है तो हम इसको प्लस में ही रहने देंगे। और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या लिखेंगे हम, अलोंग क्या लिखेंगे, जल्दी से बताओ। अलोंग क्या है हमारी, ये BP ही जा रही है, ठीक है। तो हम लिखेंगे अलोंग BP, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, क्लियर। लेकिन आपको याद ये नहीं रखना, याद क्या रखना है, शॉर्ट डाइपोल का, क्योंकि उसी के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। हाँ, डेरिवेशन जब करनी है तब तो ये चीज आपको पता ही होनी चाहिए कि कैसे आई है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें, देखो शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या करते हैं, शॉर्ट डाइपोल के लिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो बताओ दिखाई दे रहा है, बताओ। यहाँ करता हूँ, देखो ये मैं फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या है, देखो ये जो लेंथ है डाइपोल की ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, और ये वाला डिस्टेंस जो R है ये बहुत ज़्यादा है। मतलब इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये मान लीजिए सेंटीमीटर्स में है, ये मान लीजिए क्या है, बहुत ही माइक्रोमीटर में हो गया, नैनोमीटर में हो गया, इस तरीके से है हमारा। क्लियर है इतनी बात, बताओ, ठीक है। और वैसे भी आप सोचो एक बात, जब हम कह रहे हैं कि L बहुत छोटा है, ये वाला L बहुत छोटा है, तो छोटी वैल्यू का जब आप स्क्वायर करते हो, छोटी वैल्यू का जब आप स्क्वायर करते हो तो वो और छोटा हो जाता है। जैसे मान लो 2 माइक्रोमीटर है, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है तो 2 × में 10 की पावर -6, इसका स्क्वायर करना है तो देखो क्या बनेगा, 4 × में 10 की पावर -12। ये तो और छोटा हो गया, -6 -12 से, ठीक है ना। जैसे हम कहें 0.4 है, इसका स्क्वायर करना है तो आप खुद सोचो क्या बनेगा, 0.16। ये तो और छोटा हो जाता है। तो मतलब स्क्वायर करते हैं ना किसी छोटी टर्म का जो 0 से कम हो वैल्यू, तो वो क्या हो जाती है, और छोटी हो जाती है। वह तो स्क्वायर करने से बड़ी होती है, लेकिन 0 से कम वाली जो भी वैल्यूज होती हैं हमारी, अगर हम उनका स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, और छोटी हो जाती हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो यानी कि ये जो R है हमारा, हम इसको क्या कहेंगे, बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू L। L से अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो L यानी कि बहुत छोटा है, तो L अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर L अप्रोचेस टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से जो E होगा हमारा, E नेट कह लो या एक्सिस वाला कह लो इसको, ठीक है, एक्सिस पे है तो एक्सिस वाला कह लेते हैं। तो देखो क्या आएगा, ये हमारे पास 2P वेक्टर है ये, और अपॉन में, और कई जगह आपने देखा होगा ये 4πε0 की जगह क्या लिख देते हैं, K लिख देते हैं यहाँ ऊपर, तो इस तरीके से लिखा होता है 2KP, इस तरीके से, ठीक है। तो लेकिन हम 4πε0 लेके चल रहे हैं, बुक्स में ऐसा ही है, ठीक है। तो ये 2P और अपॉन में क्या आ गया, 4πε0। और जब हम L को 0 कर देंगे एज कम्पेयर टू दिस, तो यहाँ पर क्या बचेगा, और ये ऊपर तो R है ही एक, तो ये बचेगा R स्क्वायर का स्क्वायर, बिकॉज ये तो 0 हो गया है ना, ये 0 हो गया तो R स्क्वायर बचा और उसका भी स्क्वायर है, तो ये आया। तो यहाँ पर देखो आपके पास 2P R अपॉन में 4πε0 दिखाई दे रहा है ये, और ये कितना हो गया हमारे पास, R4। तो देखो एक R इससे जब कटेगा तो यहाँ 3 रह जाएगा,
तो क्या आएगा देखो 2p अपॉन में 4πε0 r³ बताओ, ये आ गया हमारे पास ई नेट ऑन अ एक्सियल लाइन। बताओ, तो ये आपको याद रहना चाहिए फॉर द न्यूमेरिकल्स जो फॉर्मूला। और हाँ, वेक्टर जरूर लगा देना यहाँ पर, क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। बताओ जी, ये समझ में आया? बहुत ही इजी नहीं था क्या? बताओ, कुछ मुश्किल था इसमें? बहुत इजी है, करो इसे नोट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेटोरियल वाली। ठीक है, तो उससे पहले ये नोट कर लो, करो नोट जल्दी से। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है जी? देखो, डाइपोल है हमारे पास एक, ठीक है, जैसे हमने कहा, यहाँ हम डायग्राम बनाए इसका, ठीक है, यहीं पर बनाते हैं। चलो, ये हमने कहा ये है -q, ठीक है, ये है ए पॉइंट पे, ठीक, और यहाँ पर हमने कहा इस तरीके से बनाते हैं, देखो ये है ए पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर है चार्ज -q, और ये है हमने कहा बी पॉइंट हमारा, और यहाँ चार्ज है जो है वो है +q, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर हमने कहा इसका जो है सेंटर है O, और ऑब्वियस सी बात है ये पूरा डिस्टेंस कितना होता है, 2l होता है, तो ये वाला कितना हो गया हमारे पास l, और ये भी क्या हो गया, l हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि वो कह रहा है इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है कि इसके सेंटर से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन हम डालें, वो क्या होती है, इक्वेटोरियल लाइन होती है। किसी लाइन पे अगर हम उसके सेंटर पर परपेंडिकुलर डालें तो वो क्या होती है, इक्वेटोरियल लाइन होती है। तो इक्वेटोरियल लाइन यानी कि इस लाइन के सेंटर पर, सेंटर से एक परपेंडिकुलर डालें हम, परपेंडिकुलर किस तरीके से डलेगा, ऐसे, ये एक परपेंडिकुलर डल गया ऐसे मान लीजिए, ठीक है, तो ये जो लाइन हुई हमारी, ये कौन सी हो गई हमारी, इक्वेटोरियल लाइन हो गई। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, डार्क बना लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बताओ, इस तरीके से बना ली हमने ये इक्वेटोरियल लाइन, ठीक। और इस पर मैंने कहा कि ये पॉइंट जो है P है, जिस पर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दैट डाइपोल। क्लियर है? बताओ, समझ में आया? यही चीज लिखी हुई है यहाँ पर, देखो क्या बोलता है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ द डाइपोल। डाइपोल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। और यही बात लिखी हुई है यहाँ पर भी कि लेट ए बी इज अ डाइपोल, ए बी एक डाइपोल है, हैविंग डाइपोल लेंथ कितनी है, ये टोटल 2l है, एंड लेट O इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल, एंड क्या कह रहा है, P इज द पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड। यानी कि P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। बताओ, ठीक है, आया समझ में? इतनी बात समझ में आई? तो हम करते हैं अब, जरा देखो, जरा हमें पता है कि यहाँ पर हमें कौन सा चार्ज रखना पड़ेगा, Q0, क्योंकि हमें जिस पे भी निकालना है पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वहां हम अपना टेस्ट चार्ज रखते हैं Q0, जो कि पॉजिटिव ही होता है। तो आप खुद सोचो, ये प्लस इस वाले को क्या करेगा, देखो अगर हमें इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में करना है तो हमें लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन ज्वाइन करते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पर भी हमें करना पड़ेगा, अगर इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में हम बात कर रहे हैं तो हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ एक लाइन ऐसे ज्वाइन करनी पड़ेगी। क्लियर है? देखो अब बात करते हैं, देखो ये वाले चार्ज की वजह से देखते हैं। चलो पहले ये -q इस q को क्या करेगा, Q0 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी वो ये होगी, ये E1 मान लिया हमने, ठीक है। और इस चार्ज की वजह से ये कहाँ जाएगा, रिपेल होगा, तो यानी कि ये डायरेक्शन होगी इसकी, और ये अगर डायरेक्शन है तो वही डायरेक्शन किसकी होगी, E2 की होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही होगी। इसकी वजह से ये E1 मान लिया मैंने, इसकी वजह से ये E2 मान लिया। बताओ कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये वाला जो OP है इसको मैंने R डिस्टेंस मान लिया, कितना मान लिया, R, तो यहाँ लिख भी देते हैं, लेट OP इज इक्वल टू में R मान लिया हमने, ठीक है, सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना मान लिया, R। तो खुद सोचो जरा, ये वाले जो है डिस्टेंस, इन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, खुद सोचो जरा, बताओ। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री एंगल है, तो यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बताओ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर कि ये जो AP है, ये वाला AP क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस कितना है, ये L का स्क्वायर, और ये कितना हो गया R। तो मैं इसको लिख सकता हूँ R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर क्या है हमारा, AP का स्क्वायर। तो AP क्या आ जाएगा यहाँ से, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर, विच इज ऑल्सो इक्वल टू, सेम चीज यहाँ पर भी लगने वाली है। अगर यहाँ पर हम निकाल लेंगे ये वाला डिस्टेंस, तो ये L है, ये R है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो सेम चीज यहाँ से भी निकल जाएगी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, BP के भी इक्वल हो जाएगा। बताओ, ये चीज समझ में आई? तो यानी कि मुझे ये वाला डिस्टेंस पता चल गया कितना है, R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर है। यहाँ से भी मुझे पता चल गया कितना है, R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर का डिस्टेंस है, क्योंकि ये हमें E1 E2 में जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, बात इतनी बताओ, कोई दिक्कत? अब समझ लो, ये तो चीज समझ में आ गई ना, E1
E1 जब निकालूंगा तो ये डिस्टेंस चाहिएगा, E2 जब निकालना है तो ये वाला डिस्टेंस चाहिएगा, तो इस वजह से ये निकालना है हमने। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें, अगर ये चीज़ हम यहाँ लिख भी दें, इन ट्रायंगल कौन सा था ये हमारा, AOP था, AOP। क्या किया हमने यहाँ पर, अप्लाई पाइथागोरस लगाई थी। ठीक है, ये लिखना है नहीं लिखना है आपकी मर्जी है, लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर ये कैसे आया। ठीक है, अब देखो जरा आप खुद सोचो, यहाँ पर जो एंगल होगा थीटा, वही एंगल यहाँ होगा। क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पर ये जो लाइन है परपेंडिकुलर वाली, ये वाली, ठीक है, इस पे कोई भी पॉइंट होगा, वहां से मैं जब यहाँ से लाइनें मिलाऊंगा तो वो दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, बिकॉज ये इसके सेंटर से जा रही है परपेंडिकुलर लाइन। तो इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे आप बनाओगे जब ये लाइनें, तो जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ होगा। बताओ कोई दिक्कत। अब देखो जरा इसमें हम क्या करेंगे, ये E1 है, ये E2 है। ठीक है, अब ये जो E1 है और ये जो E2 है, इसमें अगर हम देखें, अगर मैं इसके सेंटर से ये एक लाइन ऐसे निकाल दूं पैरेलल टू दिस, ठीक है, पैरेलल बनी है, चलो ये पैरेलल बनी है, मान लो इस तरीके से पैरेलल है ये। ठीक है, देखो अब ध्यान से देखना, इसमें जो जितना ये एंगल है थीटा, क्या उतना ही ये एंगल होगा थीटा, बिकॉज इस लाइन के पैरेलल ये लाइन लगाई है मैंने। देखो एक पैरेलल ये लाइन, एक पैरेलल ये लाइन, कौन से एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो दो लाइनें ऐसे हैं, ठीक है, और इसमें ये आ रही है आपके पास, तो ये एंगल ये वाला हो गया और ये वाला एंगल ये वाला हो गया, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, दूसरा देखो जो एंगल ये है वही एंगल ये होगा, और यानी कि ये दोनों एंगल तो सेम ही थे इधर वाले, तो ये भी सेम ही हो गए। तो ये थीटा कैसे हुआ, देखो ये लाइन जा रही है, ये एक लाइन, ये एक पैरेलल लाइन, मतलब ये ऐसे जा रही है, दो ऐसे पैरेलल लाइन जा रही है और ये लाइन ऐसे जा रही है। ये एंगल देखो, ये इधर का ये थीटा और एक इधर का थीटा, कौन से एंगल होते हैं ये बताओ, कौन से होते हैं, जल्दी से बताओ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये हो गए आपके पास, बताओ। ठीक है, समझ में आया, इस तरीके से ये थीटा हुआ। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आ रही है इतनी बात, धीरे धीरे समझो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में। अब देखो जरा यहाँ पर आप खुद सोचो, ये जो E1 है और ये जो E2 है, ये वाला E1 और ये E2 है। ठीक है, ये E1 भी दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। दो कंपोनेंट में डिवाइड कैसे, मैं कह रहा हूँ, देखो जैसे हम कहते थे ये हमारा एक वेक्टर है, P वेक्टर है जैसे मान लो। ठीक है, तो यहाँ हम कहते थे ये रिजोल्व हो जाता है वेक्टर दो कंपोनेंट में, अगर ये थीटा है तो ये P कोस थीटा बनता है हमारा, और ये बनता है P साइन थीटा। मतलब थीटा के साथ वाला कोस में जाता है और थीटा के जो साथ नहीं होता वो साइन में जाता है। अगर आपको याद हो, रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट, ये इसका कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये वाला कौन सा होता है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है, अगर आपको पता है तो। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब आपके पास अगर ये E1 है हमारा, ठीक है, ये E1 है, तो इसको देखो मैं कैसे बना सकता हूँ। यहाँ पर देखो, देखो यहाँ बना के दिखाते हैं इसको। देखो ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट है, मान लो ये वाला P पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, E2 है ये, और यहाँ से ये क्या जा रहा है आपके पास, E1 जा रहा है। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, इस तरीके से ये थीटा एंगल है। ठीक है, और इधर भी क्या है, थीटा है। पहले देखो E2 को समझो, देखो अगर ये भी क्या है, थीटा है, तो ये कंपोनेंट है E2 वाला। ठीक है ना, E2 वेक्टर दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया, तो एक इधर चला गया और एक ये इधर चला गया, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, बताओ ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर जो थीटा के साथ वाला है ये क्या बनेगा, E2 कोस थीटा, और ये क्या बनेगा, E2 साइन थीटा बनेगा। ठीक है, सेम इस E1 के साथ देखो जरा, E1 के साथ भी क्या होगा, देखो ये एंगल क्या है, थीटा है, तो एक कंपोनेंट ये बन जाएगा यहाँ पर और एक कंपोनेंट ये बनेगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है थीटा के साथ नहीं है, तो ये E1 साइन थीटा बनेगा, और यहाँ पर ये वाले कंपोनेंट में ये क्या बन जाएगा आपके पास, E1 कोस थीटा बन जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है क्या हुआ है। अब यहाँ पर ये E1 और E2 जो है हमारे सेम है, अभी देखना आएंगे, तो ये वाला जो है एक दूसरे को वर्टिकल कंपोनेंट क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं, बचता है ये। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा और वो क्या हो जाता है, इन दोनों को एड अप करके आएगा। क्या इतनी बात समझ में आई कि क्या हुआ है। तो मैं यही कह रहा हूँ आपको कि E1 का जो है आपके पास इस साइड इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, E1 कोस थीटा, और इस वाले का क्या आ जाएगा आपके पास में, ये दिखाई दे रहा है, ये वाले का भी क्या आ जाएगा इस डायरेक्शन में, E2 कोस थीटा, और इनका ये E2 साइन थीटा ऊपर जाएगा और ये E1 साइन थीटा नीचे आएगा। वो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो बनाया नहीं हमने कि बहुत ही खिचपिच हो जाएगी डायग्राम में, इसलिए मैंने ये अलग से बना के दिखाया आपको कि E1 E2 जो साइन थीटा है वो वाले क्या होंगे, वर्टिकल वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट होंगे। बताओ कोई दिक्कत इसमें किसी भी तरीके की, आ रहा है समझ में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये है माइनस से प्लस, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है, उसके अपोजिट आ रही है।
तो यहाँ देख लो ये चीज हो रही है। एक्सियल वाले में क्या हो रहा था, जो डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट की थी वही डायरेक्शन किसकी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्वेटोरियल के केस में जो डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट की है उसके अपोजिट डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। और साथ ही साथ कैसी है, अपोजिट भी है। क्या है, अपोजिट तो है ही है, सॉरी पैरेलल भी है, इसके पैरेलल है। ये वाली लाइन क्या है, इस लाइन के पैरेलल है, तो यानी कि पैरेलल है लेकिन कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन में। डाइपोल मूवमेंट से क्या है, पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये चीज क्लियर रहेगी या नहीं रहेगी बताओ। और अपोजिट डायरेक्शन वाले क्या होते हैं, अगर हमने कहा ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है और उसके अपोजिट हम कह रहे हैं किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की है, तो मतलब कितना डिग्री एंगल होगा बताओ। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, वेक्टर में देखें ना, वेक्टर तो हम जोड़ देते हैं ना इस तरीके से, तो सोचो जरा क्या होगा, कितना डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल। और अगर हम एक्सियल की बात करें, एक्सियल में क्या हो रहा था, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी यही, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यही, तो वहां पर जो था इनके बीच का एंगल वो कितना था, 0 डिग्री था। क्या इतनी बात क्लियर है। अपोजिट में 180 डिग्री और सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री एंगल होते हैं, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। बात क्लियर है, बताओ। चलो जी, अब ये चीजें अगर आपको समझ में आ गया तो सब कुछ आ गया समझ में। अब तो कुछ नहीं है, मैथमेटिकली सोल्व करना है हमें। तो देखो जरा, सबसे हम पहले हम बात करते हैं इसके अंदर, ये तो पढ़ी लिया आपने, ए बी एक डाइपोल है, हैविंग लेंथ 2L है, ये तो सब आपने पढ़ी लिया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। तो माइनस क्यू की वजह से देखो E1 की वैल्यू क्या होगी, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मतलब R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर का अंडर रूट डिस्टेंस है, इसका हो गया स्क्वायर। बताओ जी कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, E1 इज इक्वल टू में Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर। बताओ, क्योंकि ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। आ रही है बात समझ में, बताओ। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, अलोंग, देखो इसकी डायरेक्शन के लिए हम पॉइंट्स बना लेते हैं। यहाँ पर ये वाला मैं M बना लेता हूँ और यहाँ पर ये वाला मैं N बना लेता हूँ, तो ये डायरेक्शन हो गई PN, तो अलोंग हो गई डायरेक्शन PN की, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन बताने के लिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए मैं ये R पॉइंट लिख लेता हूँ ताकि वो PR लिख सके हम, ठीक है। बताओ जी समझ में आया ये E1 कैसे लिखा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लस Q क्या हो जाएगा बताओ, E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, Q अपॉन में प्लस का Q है ना, तो हम सिंपल Q लिखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, सेम है जो ये वाला था, तो इसका भी स्क्वायर करूंगा तो यही टर्म आ जाएगी, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर। बताओ, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, अलोंग PM, अलोंग PM, ठीक है। अब वही कहानी आएगी कि रिजोल्व करेंगे हम इसमें किसको, E1 और E2 को, उनके कंपोनेंट में जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होते हैं। वर्टिकल वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले, तो इनको क्या करेंगे हम, ऐड अप करेंगे। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रिजोल्व, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, रिजोल्व E1 एंड E2 इनटू देयर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। E1 और E2 को हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में यहाँ पर ब्रेक किया, ठीक। इसमें से वर्टिकल कंपोनेंट जो थे E1 sin थीटा और E2 sin थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, तो ये क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे एक दूसरे को। एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 cos थीटा और E2 cos थीटा क्या होंगे, ऐड अप होंगे। देखो ये कैंसिल क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो ये समझ में आ रही होगी आपके अब कि E1 और E2 क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर E1 और E2 इक्वल है, और ये भी sin थीटा ये भी sin थीटा, और कैसे हैं ये, इक्वल और अपोजिट हो गए, तो कैंसिल करेंगे एक दूसरे को। क्योंकि यहाँ से देखो ना आप, E1 की वैल्यू देखो ये है, और यहाँ E2 की वैल्यू है, सेम ही तो है, तो E1 इज इक्वल टू में क्या हो रहा है, E2 नहीं हो रहा है। तो यहाँ से देखो जरा, अब आपके पास अगर ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कर देते हैं हम इसको, देखो इसके बाद देखो यहाँ करते हैं, चलो थोड़ा सा, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर वो क्या होगा आपके पास, देखो E1 cos थीटा प्लस में क्या होगा, E2 cos थीटा होगा, ठीक है। और हमें पता है E1 E2 के इक्वल है, तो मैं E2 की जगह यहाँ E1 ही रख सकता हूँ या नहीं, बिकॉज वी नो दैट E2 इज इक्वल टू में क्या है, E1 है। क्लियर, पता है ना ये हमें इस तरीके से। तो यहाँ से देखो आपके पास ये कितना आ गया, 2E1 cos थीटा आ गया, E नेट, ये वैल्यू आ रही है 2E1 cos थीटा। तो हम यहाँ पर देखो जरा, E1 की वैल्यू तो चलो रखेंगे ही रखेंगे, ये वाली यहाँ से जो आ रही है ये वाली, लेकिन cos थीटा भी हमें चाहिए। तो cos थीटा के लिए देखो हम यहाँ से करते हैं, इस वाले ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल AOP में अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालूं तो देखो cos थीटा क्या होता है, याद है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाली कहानी, ऐसे करते थे हम, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद हो आपको, साइन कोस टेन। तो कोस का क्या हो जाता है, B/H हो जाता है, ठीक है। तो B/H हम करेंगे यहाँ पर, क्लियर। तो हम B/H करेंगे, अगर B/H, तो B की वैल्यू कितनी है, बेस कितना है, L है,
और हाइपोटनिस कितना है हमारे पास, ये अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, अंडर रूट में है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, स्क्वायर रूट है तो मैं इसको 1/2 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ये कोस थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है जी, दिखाई दे रहा है, कोस थीटा की वैल्यू आ गई। इस कोस थीटा को यहाँ पुट करो जरा इसमें, समझ रहे हो, तो देखो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ करते हैं अब, ठीक है जी। देखो ये चीज़ क्लियर रहनी चाहिए आपके, ठीक है, क्या क्या हम करते जा रहे हैं साथ में। तो देखो यहाँ से हमारे पास अब ई नेट जो होगा वो क्या होगा, 2E1, E1 की वैल्यू देखो वहाँ से Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या है हमारा आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर है, ठीक है, और साथ में क्या था 2E1 कोस थीटा था, तो कोस थीटा की वैल्यू ये है, तो ये भी हम यहाँ पर रख देते हैं। देखो क्या आएगी, L अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर की पावर क्या है 1/2 है। अब देखो यहाँ पावर 1 है और ये 1/2 है, और सेम है, ये सेम में अगर ये पावर 1 है ये 1/2 है तो पावर एडअप हो जाएंगी, तो 1 + 1/2 क्या होता है बताओ जरा, 3/2 होता है ना, एलसीएम लेके कर लेना, 3/2 होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो रही होगी। तो यहाँ पर देखो अब हम ये चीज़ कर सकते हैं, यहाँ से देखो 2Q अपॉन में ये 2QL भी है साथ में, ठीक है। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 2QL को Q ऐसे लिख दिया, और ये 2 × L क्या हो गया, डाइपोल मूवमेंट नहीं हो गई ये, और नीचे क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से देखो जरा, मैंने कहा आपको आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर एड अप हो गई, तो ये कितना बन गया 3/2 बन गया। और ये Q × 2L क्या है हमारे पास, P है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हो गई, ठीक है, और नीचे क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर की पावर 3/2 हो गई। और ये क्या है हमारे पास ई नेट है, इसको मैं इक्वेटोरियल कर दूं, ठीक है, इस तरीके से। और ये देखो वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में देखो इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब कई जगह वहां पर ना माइनस भी मिलेगा आपको, यहाँ पर क्यों मिलेगा माइनस, क्योंकि आप देखो जो मैग्नेटिक डाइपोल कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कैसी है, माइनस से प्लस, ठीक है, ये हो गई डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, ये ऐसे है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कैसे है, इसके अपोजिट है, तो यानी कि अपोजिट डायरेक्शन के लिए यहाँ माइनस भी लगाया हुआ है कई जगह, तो वो कंफ्यूज मत हो जाना कि माइनस क्यों लगा हुआ है, वो इस वजह से लगा हुआ है, लगाओ ना लगाओ आपकी इच्छा है, लेकिन माइनस वाला भी सही है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये चीज आ गई। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, शॉर्ट डाइपोल के लिए करेंगे, ठीक है। एक तो ये बन गया हमारे पास, और इसमें डायरेक्शन बता दो इसकी क्या हो जाएगी, अलोंग क्या लिखेंगे हम, PR, अलोंग PR डायरेक्शन हो गई, बताओ क्लियर है। अब ये चीज आप जब कॉपी में नोट करोगे ना, इसके बाद ये नोट करना, फिर ये नोट करना, फिर ये नोट करना, ऐसे करना नोट, ठीक है, बात इतनी बताओ। तो यहाँ पर फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए हमें पता ही है कहानी, शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या होता है, उसमें हम क्या बोलते हैं कि जो R है हमारा वो क्या है, ग्रेटर देन L है, तो L क्या है बहुत ही स्मॉल है, और अप्रोचेस टू क्या हो जाता है हमारा 0 हो जाता है जब हम स्क्वायर की कहानी करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, E इक्वेटोरियल के लिए कैसे लिखेंगे बताओ, यहाँ पर ये हमारे पास आ गया P वेक्टर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये देखो L यहाँ 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या R स्क्वायर, और इसकी पावर क्या है 3/2, तो ये इस तरीके से करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा यहाँ बताओ, R की पावर कितना आ जाएगा, क्यूब आएगा, ठीक है। तो ये आ गया E इक्वेटोरियल के लिए, ठीक है। तो ये है बेसिक जो फॉर्मूला जो आपको पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ भी लिख दोगे क्या आप, अलोंग क्या है, ये PR डायरेक्शन में है, देखो P से R की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ आई समझ में। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि E इक्वेटोरियल और E एक्सियल था जो हमारा, E एक्सियल में क्या था, सिर्फ यहाँ 2 आ रहा था एक्स्ट्रा, तो यानी कि यहाँ से हम अगर एक चीज़ देखें कि हमारा जो E एक्सियल था, अगर यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको, वो क्या था बताओ, 2P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब था। तो यहाँ से अगर ये 2 देखें हम, ये वाली वैल्यू किसकी आ गई, ये वाली वैल्यू इक्वेटोरियल की, तो E इक्वेटोरियल हो गया और ये E एक्सियल हो गया। तो मतलब E एक्सियल क्या है, ट्वाइस है E इक्वेटोरियल के, यानी कि एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अगर हम बात करें इक्वेटोरियल का। बताओ ये चीज़ समझ में आई, ठीक है जी। ये चीज़ क्लियर हो रही होगी आपको कि क्या डिफरेंस है E एक्सियल में और अब E इक्वेटोरियल में। यहाँ 2 नहीं आ रहा बस, और कुछ नहीं, बाकी सेम ही है E एक्सियल वाला। क्लियर है, तो ये भी आपका समझने का पॉइंट था यहाँ पर, ठीक है जी। तो जो आपको नोट करना है वो ये नोट करना है अभी, जो ये सब मैंने यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन के बारे में यहाँ मैं लिख देता हूँ, वो भी नोट कर लो आप। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखो द डायरेक्शन ऑफ E इज अलोंग PR, E की जो डायरेक्शन है वो अलोंग है PR एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, देखो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, ठीक है। एंड क्या लिखा हुआ है,
एंड डायरेक्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। और डायरेक्टेड कैसी है वो, जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है उसके अपोजिट। क्लियर है, इक्वेटोरियल में ये चीज याद रहनी चाहिए। बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पर जो एंगल बनता है मैंने आपको बताया, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड की उसके अपोजिट है। ठीक है, तो मतलब कितना एंगल बनता है ये 180 डिग्री का। ठीक है, और जो एक्सियल होता है आपके पास उसमें क्या होता है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन ये होती है, तो उसमें एंगल जो होता है वो 0 डिग्री होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बन रहा है एक्सियल में और इक्वेटोरियल में। क्लियर है, इतनी बात बताओ, आया समझ में? करो इसे जल्दी से नोट, फिर हम नेक्स्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट। करो इसे नोट। हाँ जी, देखिए अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल एट एनी पॉइंट। अभी शॉर्ट डाइपोल का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर क्यों लिखा हमने? एट एनी पॉइंट तो सर समझ में आ रहा है, लेकिन शॉर्ट डाइपोल क्यों लिखा, अभी बताऊंगा कि क्यों लिखा। ठीक है, देखो ये मोस्टली पूछा जाता है टॉपिक आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो देखो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। अगर आपको एक्सियल वाला याद है और इक्वेटोरियल वाला याद है तो कुछ भी नहीं है। तो देखो जरा कैसे है, क्या मतलब है यहाँ पर। देखो जैसे हमने कहा ये ए पॉइंट है, ठीक है, इस पर है हमारा -q चार्ज, और ये है हमारा मान लीजिए बी पॉइंट, यहाँ पर ये है हमारा बी पॉइंट, और यहाँ पर है +q का चार्ज। ठीक है, और ये हमने कहा इस तरीके से हमने ये बना दिया यहाँ पर। ठीक है, प्लस का q चार्ज। बताओ कोई दिक्कत? इनका हमें डिस्टेंस पता ही है कितना होता है, 2l होता है। ठीक है, इसका सेंटर जो है वो क्या है, ये O है। ठीक है, अब यहाँ से हमने कहा कि पहले हमने देखो क्या किया था, एक्सियल पे यहाँ लिया था पॉइंट, सेंटर पे यहाँ लिया था हमने पॉइंट जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। इक्वेटोरियल के लिए यहाँ पर एक लाइन परपेंडिकुलर डाली थी, यहाँ पर पॉइंट लिया। अब उसने कहा एट एनी पॉइंट, तो एनी पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं कहीं पर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो जैसे हमने कहा यहाँ पर हमने ले लिया P पॉइंट, ये ले लिया हमने। क्लियर है, इस पर हमें निकालनी है। तो यहाँ से अगर देखो ये हमने कहा P पॉइंट ये बनाया हमने। ठीक है, और कितने एंगल पे बनाया, ये थीटा एंगल पे बनाया। बताओ कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, कितना डिस्टेंस हो गया ये O से लेके P तक का, इस तरीके से बना लो ये। क्लियर है, बताओ O से P का हमने इस तरीके से बना दिया। देखो समझ में आ रही है बात या नहीं, बताओ। ठीक है, अब देखो इसमें करना क्या है हमें, देखो ये A से B यानी कि ये क्या है, डाइपोल है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये है हमारे पास। ठीक है, जो है P की डायरेक्शन ये हो गई P वेक्टर की। क्लियर, अब इस P को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करने वाले हैं। दो कंपोनेंट में कैसे डिवाइड करेंगे, देखो ये थीटा वाला जो है, इस थीटा वाले पे हम ले लेंगे क्या, हमारा P कोस थीटा, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे इसमें, इस डाइपोल मोमेंट को एक बार ऐसे रखा। ठीक है, ऐसे रखा तो ये वाला, ये लाइन बन जाएगी हमारी A1, और ये वाला यहाँ आ गया हमारा, ये बन गया हमारा B1। ठीक है, इस तरीके से यहाँ +q चार्ज और यहाँ पर क्या है -q चार्ज, ऐसे डाइपोल। थीटा के साथ वाला क्या हो गया हमारा, देखो ये थीटा के, देखो ये तो पता है ना तुम्हें, ये जैसे एक कंपोनेंट है हमारा। ठीक है, इसको दो में डिवाइड करना है हमें। ठीक है, ये है हो गया हमारा, अगर ये थीटा है तो ये P कोस थीटा बना। ठीक है, अब आपको पता है ये वाला जो है P कोस थीटा 90 डिग्री में होना चाहिए दूसरे के साथ, तो ये वाला क्या बनेगा हमारा P साइन थीटा। जैसे हम पहले ऐसे बात करते थे कि ये P वेक्टर है, तो हम क्या कहते थे, ये एक लाइन हो गई, एक लाइन ये हो गई। थीटा के साथ वाला बोलते थे हम P कोस थीटा, और ये बोल देते थे हम P साइन थीटा। तो यहाँ पर भी ये अगर P वेक्टर है तो बस इसको मैंने ऐसे तो घुमाया, ऐसे घुमाया, ऐसे समझो कि ये थीटा के साथ वाला P कोस थीटा हो गया, और जो थीटा के साथ नहीं है वो P साइन थीटा हो गया। तो यहाँ पर यही किया है, ये जो थीटा के साथ वाला था इसको मैंने क्या बोल दिया, ये क्यों, कौन सा वेक्टर हो गया हमारा, यहाँ पर ये P कोस थीटा हो गया। ठीक है, जो रिजोल्व किया हमने P को दो कंपोनेंट में, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो होते हैं हमारे। ठीक है, उसमें। क्लियर है, अब ये हो गया P कोस थीटा। अब हमें पता है ये वाला कितने डिग्री पे होता है, ये वाला हमेशा 90 डिग्री पे होता है हमेशा। P साइन थीटा हमेशा 90 डिग्री पे होता है। तो इस के 90 डिग्री कैसे बनेगा, ये वाला हम क्या करें, इसको इस तरीके से बना दें। समझ रहे हो हमने क्या किया है, ये वाला हो गया हमारा A2 -q, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। देखो यहाँ से ये हटा ही देते हैं। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा ऐसे। ठीक, ये वाला हो गया हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, ये B2 पॉइंट हो गया, और ये है प्लस का Q। ठीक है, ये हो गया हमारा इस वाले के साथ 90 डिग्री पे। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो ये वाला P पॉइंट इस लाइन के लिए, और ये वाली लाइन, ये जो है वेक्टर हमारा, ये वाला इस डायरेक्शन में जा रहा है ना ऐसे। ठीक है, माइनस से प्लस की तरफ, तो ये हो गया हमारा कौन सा, P साइन थीटा। ठीक है, चीज़ समझ रहे हो, यहाँ से देखो ये P था, ये P कोस थीटा हो गया, और ये वाला कौन सा हो गया हमारा, P साइन थीटा हो गया, इस तरीके से। समझ रहे हो, और ये बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। अब देखो यहाँ से अगर ये A1 और B1 वाली लाइन देखो आप, ये A1 और B1 वाली लाइन, ये एक्सियल लाइन बन रही है इस P पॉइंट के लिए, और ये वाली जो लाइन है उसके लिए ये P पॉइंट उसके किस पे बन रहा है, ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन पे बन रहा है, बिकॉज उसके सेंटर से जा रहा है।
और 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर, तो इक्वेटोरियल का हो रहा है। तो दो केस बन रहे हैं इसमें हमारे पास, एक एक्सियल का और एक इक्वेटोरियल का। तो इस पी पॉइंट पे इस एक्सियल की वजह से हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये बनेगी हमारी E1। क्लियर है। और ये वाला जो है हमारा इक्वेटोरियल वाला, इसकी वजह से डायरेक्शन देखो, डाइपोल की डायरेक्शन ये है मोमेंट की, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, उसके क्या होती है पैरेलल और अपोजिट होते हैं। तो इस लाइन के पैरेलल और अपोजिट ऐसे जाएगी, ये बन गया हमारा E2। बताओ कोई दिक्कत इसमें, ये बताओ कोई है क्या दिक्कत इसमें? बिल्कुल सिंपल है कहानी। ठीक है, ये वेक्टर वेक्टर खुद डाल दिया करो यहाँ पे, बताओ जी। ठीक है, तो यही चीजें लिखी हुई हैं। देखो क्या लिखा है हमने कि लेट ए बी इज अ शॉर्ट डाइपोल। अब शॉर्ट डाइपोल का मतलब समझो यहाँ पे, शॉर्ट डाइपोल क्यों लिखा कि अब जो मैं यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट उठाऊंगा एक्सियल के और इक्वेटोरियल के, वो कौन से उठाऊंगा, जो अभी हमने किए शॉर्ट डाइपोल के लिए, वो वाले डायरेक्ट रिजल्ट उठाएंगे, इसलिए यहाँ शॉर्ट डाइपोल की बात हुई है। ठीक है, तो शॉर्ट डाइपोल हैविंग द डाइपोल लेंथ 2l है ये वाली, एंड लेट O इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड P इज द पॉइंट वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड एंड लेट इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द सेंटर ऑफ द डाइपोल। सेंटर ऑफ द डाइपोल से ये P पॉइंट जो है कितनी डिग्री पे इंक्लाइंड है, थीटा पे इंक्लाइंड है। ठीक है, और ये बात मैंने यहाँ पर लिख दी है कि द डाइपोल मोमेंट P कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, दैट इज P cos थीटा हो गया एक तो, और एक हो गया हमारा P sin थीटा। P cos थीटा जो है वो अलोंग है किसके, A1 B1 वाली के, और P sin थीटा कौन सी के है, A2 B2 के है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रही है बात की क्या कर क्या रहे हैं हम यहाँ पर? तो अब बस सिंपल है, देखो अब यहाँ पर निकालते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ऑन एक्सियल लाइन ऑफ A1 B1। तो याद करो जरा, एक्सियल के लिए हमने क्या किया था बताओ, ये E1 हो गया हमारा, क्या लिखा था बताओ एक्सियल के लिए हमने, 2p अगर याद हो आपको, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब शॉर्ट डाइपोल के लिए। लेकिन यहाँ p नहीं है, क्या है यहाँ p cos थीटा है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, p cos थीटा लिखूंगा। p को हमने दो कंपोनेंट में तोड़ा ना, p cos थीटा और p sin थीटा, तो p cos थीटा वाला कौन सा है, एक्सियल वाला। तो अब यहाँ p की जगह क्या आ जाएगा, p cos थीटा आएगा। बताओ कोई दिक्कत इसमें? और इसकी डायरेक्शन भी हम लिख देते हैं अलोंग, देखो ये वाला हम अगर पॉइंट M मान लें और ये वाला हम पॉइंट N मान लें, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, PN हो जाएगा, अलोंग में PN आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ऑन इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल लाइन के लिए जो कि है हमारी कौन सी इसमें, A2 B2। बताओ जी समझ में आ रहा है? E2 के लिए बताओ जरा क्या हो जाएगा हमारे पास, P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब होता है, और P का कौन सा कंपोनेंट है यहाँ, P sin थीटा वाला, तो P की जगह यहाँ P sin थीटा आ जाएगा, और ये वाला हम लिखेंगे अलोंग क्या है हमारा, PN आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत इसके अंदर किसी भी तरीके की, बताओ बिल्कुल ईजी है। तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता ही है क्या होगी, बिल्कुल वो यहाँ पर होगी, इस डायरेक्शन में ऐसे निकलेगी। ठीक है, तो इसमें ऐसे निकलेगी अगर वो, बिल्कुल ये, ठीक है, तो ये इस तरीके से जाएगा। तो ये एंगल कितना है हमारा, अल्फा है। कितना एंगल है ये, अल्फा वाला एंगल है। ठीक है, तो देखो जरा अब यहाँ पर हम करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो क्या होगी आपको पता ही है, अंडर रूट में कैसे निकलती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E कैसे निकलती है, E1 का स्क्वायर प्लस में E2 का स्क्वायर प्लस में 2E1 E2, यहाँ क्या आएगा आपके पास, कोस थीटा आता है, और कोस यहाँ थीटा कौन सा है, 90 डिग्री वाला। अब बच्चों को ना कंफ्यूजन आती है कि ये थीटा यहाँ तो 90 है नहीं, यहाँ थीटा भी लगा देते हैं। तो ये बात सही है, थीटा मतलब क्या है, यहाँ एंगल का मतलब है, बात समझ रहे हो, थीटा लिख देते हैं ना बच्चे कई बार, फिर कंफ्यूज होते हैं ये तो 90 नहीं है, और यहाँ भी हमने थीटा ही लिख दिया। तो ये वाला एंगल की बात हो रही है, ये कितना 90 है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा ही नहीं कुछ, 90 लिख दिया। तो कोस 90 क्या है, 0 है, बिकॉज E1 और E2 में कितना एंगल है, 90 डिग्री का। देखो ना ये ऐसे जा रही थी लाइन सीधी, ठीक है, और ये क्या था इसके 90 डिग्री था ना, ये वाला, ये वाली लाइन इस लाइन के 90 डिग्री थे। तो ऑब्वियस सी बात है इस लाइन पे ये क्या है, इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के क्या है, ये पैरेलल है। तो पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। समझ रहे हो? देखो ऐसे समझ सकते हो इसको, ये एक लाइन है, उस पे ये एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये इसके एक पैरेलल जा रही है लाइन, तो वो भी इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर ही होगी, या नहीं बताओ? या ऐसे सोच सकते हो, देखो दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ये एंगल जितना बन रहा है इसमें, ये वाला एंगल, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बना ये वाला एंगल जितना बना यहाँ, ठीक है, उतना ही एंगल यहाँ बनेगा, ये वाला इतना। कौन से एंगल्स होते हैं ये बताओ, कौन से एंगल होते हैं ये वाले, इस तरीके के, यही बना है हमारा, या इसमें हम बाहर की तरफ बना देंगे इसमें, ठीक है, बाहर की तरफ भी बना सकते हैं ऐसे, ये वाला ऐसे,
ये देखो ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। ये अगर 90 है तो यहाँ पर ये वाला एंगल कितना होगा, 90 होगा। इतनी बात समझ रहे हो। चाहे इसे आप अंदर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अंदर बनाना है अंदर बना सकते हो, तो मैं इसको अंदर बना दूँ। अगर यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हो, ये कितना है 90, ऐसे समझो ये पैरेलल लाइन है, ये लाइन जा रही है एक, और ये भी एक परपेंडिकुलर है यहाँ पर। समझ लो ना, ये लाइन मैंने ये वाली बनाई, ये वाली लाइन ये बनाई, और ये बनाया, तो ये 90 है ये वाला, और यहाँ भी क्या होगा, ये 90 होंगे। कौन से एंगल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से होते हैं जी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ठीक है। तो ये वो एंगल क्या होगा हमारा, 90 डिग्री होगा। तो इसलिए मैंने ये लिखा cos 90 जीरो होता है, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो बचेगा क्या है यहाँ पर, सिर्फ आपके पास E1 का स्क्वायर प्लस में E2 का स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पर लिख भी लेना cos 90 जीरो होता है, तो ये टर्म तो हो गई जीरो, ठीक है ना। ये तो पता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ये चीज़ें आपसे बहुत बार करी है मैंने, ठीक है ना। तो इसमें हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये यहाँ पर ये मैंने लिख दिया, नहीं तो इसको ऐसे बनाते हैं आप, यहाँ ऐसे जाता, ये ऐसे जाता, और ये एंगल इस तरीके से बनता है यहाँ पर, देखो ऐसे जाता है ये, ठीक है। बात आ रही है थोड़ी थोड़ी बात समझ में या नहीं, बताओ। ये चीज़ लिख ली होगी अगर आपने, तो मैं यहाँ पर इसको साफ साफ बना देता हूँ। देखो यहाँ पर इस तरीके से, देखो ये आपके पास ऐसे जा रहा है, कौन सा है ये, E2 है, ठीक है। ये E1 हो गया। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कैसे होता है ये आपके पास, ये ऐसे जाता, ये अल्फा एंगल होता, ये E बन रहा है आपका। बताओ जी, समझ में आ रहा है क्या किया है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर E1 और E2 की वैल्यू रखो जरा, क्या आएगी आपके पास, देखो यहाँ रखते हैं। देखो E1 की वैल्यू ये रही आपके पास, 2p cos थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, प्लस में ये कितना है E2 p साइन थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। बताओ आइए बात समझ में। अब क्या करें इसमें, देखो p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, यहाँ भी p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब है, ठीक है। और साथ में ये स्क्वायर भी है, तो यहाँ इसका स्क्वायर कर दो और इसका भी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, बिकॉज E1 का स्क्वायर है और क्या है, E2 का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इक्वल टू में, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये ई नेट चल रहा है हमारा, ठीक है। देखो यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो देखो जरा, P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का स्क्वायर बाहर आ गया, इसमें रूट में ही है लेकिन बाहर आ गया। और यहाँ क्या बचा आपके पास, 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस में इधर से क्या बचा आपके पास, ये बचा आपके पास साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा का स्क्वायर। बताओ यही बचेगा। अब देखो स्क्वायर से ये रूट कटेगा, तो ये टर्म तो बाहर आ गई सिंपल, p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ठीक है। यहाँ से देखो जरा, ये रूट में क्या बचा आपके पास, ये रूट में बचेगा 2 cos 2 2 ज़ा 4, और ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ये जो 4 कोस स्क्वायर थीटा है ना, इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं। 4 कोस स्क्वायर थीटा को कैसे लिख दूँ, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। हाँ जी, चीज़ समझ में आई, ठीक है। उसके बाद देखो ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, 1 होता है, हमें पता है। तो यहाँ देखो क्या बच गया, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 1, ठीक है। और साथ में क्या चल रहा था, ये p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो ये हमारे पास ई नेट आ गया, ये दिखाई दे रहा है, ये इतना, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये बना है हमारे पास इतना। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये कि ये फाइनल रिजल्ट क्या आया है हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ। देखो ई नेट जो आया है हमारे पास, वो आया है p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और अंडर रूट में ये आ रहा है आपके पास 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 1, ये आया है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन कैसे लिखूंगा मैं, अलोंग, ये वाली डायरेक्शन क्या है, ये r मान लो, ये वाला m मानना था, ये n मानना था, यही हुआ था, ठीक है। Pn हुआ था, ये n था, और ये वाला m था, इस तरीके से किया था, ठीक है ना। E2 हमने Pm, सॉरी E2 क्या था हमारा, Pn था, ठीक है। ये दोनों में ही लिख दिया क्या हमने, ये Pm है, ठीक है, ये वाला m है अगर, और ये n है, ठीक है। तो ये Pn हुआ, वो Pm हुआ। तो इसकी डायरेक्शन है लॉन्ग किसके जा रही है, ये वाली Pr के जा रही है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर हमें अगर डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन, वो हमें पता है डायरेक्शन किसी भी चीज़ पे किससे होती है, टेंजेंट डलता है ना।
तो यहाँ पर भी क्या होगा हमारा tan अल्फा होगा। tan अल्फा क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ये बेस, ये E2 तो ये वाला भी E2, तो ये E2 बाय E1। तो वैल्यू रखो जरा, E2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो P साइन थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, और E1 की क्या है 2P कोस थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। यही है, देख लो यहाँ से, देखो ये इससे कट गया और ये P से ये P कट गया, क्या बचा यहाँ से, ये बचा आपके पास, यहाँ से देखो ये बचा 1/2 साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, तो यानी कि ये बच गया 1/2 tan थीटा, तो ये यहाँ से tan अल्फा आ गया, तो यानी कि यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो हमें डायरेक्शन पता चल जाएगी कितने डिग्री पे है। क्लियर है बात, इतनी बताओ, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो जी यहाँ से जो रिजल्ट निकला है हमारा वो ये निकला है, क्लियर, और यहाँ से ये डायरेक्शन के लिए निकल गया, ठीक है। अब यहाँ में अब देखो ये चीज़ आप नोट कर लो पहले, ठीक है, फिर मैं अब इसमें बताता हूँ आपको कि एक्सियल के लिए देखो ना, एट एनी पॉइंट तो ये चीज़ आ गई, लेकिन यहाँ से क्या हमारी चीज़ें वेरीफाई होती है कि एक्सियल के लिए भी क्या आंसर वही सेम आता है और इक्वेटोरियल के लिए क्या सेम आता है, क्या हम वो वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। देखो जी ये नोट करो पहले, ठीक है, फिर यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको। देखो ये चीज़ मैं रब करता हूँ यहाँ से, देखो देखो जैसे हमें फॉर एक्सियल के लिए हमें करना है, ठीक है, तो उसके लिए देखो एक्सियल के लिए क्या होगा, ये वाला जो थीटा है, ये थीटा है, अगर हम एक्सियल लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है डाइपोल कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, एक्सियल के लिए आ गई या नहीं बताओ। तो एक्सियल के लिए जब आ गई तो थीटा कितना होगा, वो 0 होगा, अगर एक्सियल की बात हो रही है, ठीक है। तो एक्सियल लाइन पे जो ये थीटा है 0 नहीं हो जाएगा क्या, ये वाली जो ओरिजिनल है डाइपोल ये एक्सियल पे आ गई, तो थीटा क्या है उसका 0 है, तो यहाँ पर थीटा कितना हो गया 0 डिग्री हो गया, तो 0 हो गया, तो देख लो वहाँ पर जो फॉर्मूला है हमारा ई नेट इज इक्वल टू में क्या है P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, और अंडर रूट में ये क्या है हमारे पास 3 कोस स्क्वायर, और फिर क्या आएगा 0 डिग्री आएगा, फिर प्लस में 1 आएगा, ठीक है। देखो कोस स्क्वायर थीटा लिख दो या कोस थीटा का स्क्वायर कर दो, एक ही बात है। तो यहाँ कोस 0 क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा, ठीक है ना, तो क्या आएगा हमारे पास ये कोस 0 1 आएगा, क्लियर। तो देखो जरा P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब 3 कोस 0 इज, कोस 0 क्या होता है बताओ 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3 प्लस में 1, तो कितना आ गया ये आपके पास 4, 4 का रूट 2, तो 2P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। तो देख लो जरा एक्सियल के लिए यही नहीं आता था हमारा, बताओ शॉर्ट डाइपोल में यही आता था, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें फॉर द इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल के लिए अगर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ से ये जो थीटा है, ये जो थीटा है इक्वेटोरियल के लिए, ये जो थीटा है ये कितना हो जाएगा, ये वाला थीटा, देखो ये वाली जो है लाइन कहाँ आ जाएगी आपकी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो इक्वेटोरियल वाली लाइन ये है हमारी, ठीक है, तो इस पे ये एंगल कितना बन गया था हमारा 90 डिग्री बन रहा था ये वाला थीटा, तो ये थीटा चेंज हो गया किस पे 90 डिग्री पे, तो थीटा इज कितना 90 डिग्री होगा इक्वेटोरियल के लिए। तो ई नेट यहाँ से कितना आएगा आपके पास P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। अब देखो जरा अंडर रूट में यहाँ कितना आएगा 3 कोस 90, कोस 90 0, 0 का स्क्वायर 0, 3 इंटू 0 0, तो 0 प्लस में 1 ये बचेगा, ठीक है। तो P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, रूट 1 ही होगा, तो ये सिंपल हमारे पास आ जाएगा इक्वेटोरियल के लिए। तो इक्वेटोरियल में शॉर्ट डाइपोल के लिए यही तो था, तो ये आ गया हमारे पास, कितना सिंपल था। ईजी नहीं है बताओ, कर सकते हो कि नहीं इसको, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो इनके अच्छे से नोट्स बनाओ आप, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आज हुआ है आपका, प्रैक्टिस करो इनकी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छा है। अभी कर लोगे ना अगर 2-3 बार बैठ के प्रैक्टिस, तो सही रहेगा। अगर सोचोगे एक बार हुआ कि ये तो हो ही नहीं रहा 2-3 बार करके आएगा आपको, ठीक है ना, ऐसे नहीं होता, 2-3 बार करोगे तो आपको प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, तो आप भूलोगे नहीं, ठीक है ना, बस एक बार देखना पड़ेगा और आप कर पाओगे इजीली। तो 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर किया करो इनकी डेरिवेशंस की, ठीक है, मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, कहीं देख के डरने लग जाओ यार क्या है ये, जब दिमाग में बैठ जाएंगी ना बातें तो अपने आप ही हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, ठीक है, कर लोगे इसको। ओके, थैंक यू।